हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें आज हमें बात करनी है प्लांट फाइबर्स के बारे में। प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी कि जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए प्लांट फाइबर्स का क्या यूज होता है, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर सूचर, जैसे कि सर्जिकल कैटगट एंड लिगेचर। ठीक है, तो आज ये पर्टिकुलर हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और साथ साथ एंड में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। अब देखिए, फाइबर्स का मतलब होता है धागे, बहुत बारीक बारीक धागे, जैसे हम बोलते हैं ना रेशे, तो इसको क्या बोला गया? फाइबर बोला गया प्लांट। तो जब हम प्लांट के किसी भी प्लांट के कल्टीवेशन से हम बारीक बारीक धागे निकाल के और एक पूरा का पूरा हम क्या प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लांट फाइबर। जैसे सिल्क होता है, वूल होता है, तो ये कहाँ से आते हैं? ये प्लांट फाइबर से आते हैं। आज हमें जो बात करनी है वो उन प्लांट फाइबर्स की बात करनी है जो सर्जिकल ड्रेसिंग को बनाने में यूज होते हैं, चाहे वो आपका कॉटन है, चाहे वो आपका वूल है, या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स में काम आते हैं और वो जो प्लांट फाइबर से बनते हैं, उनको आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग होता क्या है। तो ये कॉमन सा है, सबको पता होगा कि सर्जिकल ड्रेसिंग हम क्यों करते हैं। वाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से, कि भाई वो बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे वो इन्फेक्शन ना कोज हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दी गई है सर्जिकल ड्रेसिंग की। द वर्ड सर्जिकल ड्रेसिंग इज यूज टू इंक्लूड ऑल द मटेरियल आइदर यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन टू कवर द वाउंड। यानी कि जो वर्ड है सर्जिकल ड्रेसिंग, इसका मतलब है कि वो सारे मटेरियल्स जो आप या तो सिंगल में या फिर आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, वाउंड, वाउंड मतलब घाव, घाव को कवर करने के लिए, वो क्या है? सर्जिकल ड्रेसिंग है। अब सर्जिकल ड्रेसिंग का पर्पस क्या रहता है? तो पर्पस यही रहता है कि जो हमारा वाउंड है वो क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे, कोई भी बैक्टीरिया उस पे या कोई भी माइक्रोब्स उस पे आके अटैक ना करे। ठीक है, वाउंड को प्रोटेक्ट करना ये सर्जिकल ड्रेसिंग का काम होता है, और जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से हील हो सके, ठीक हो सके। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ फॉलोइंग फंक्शंस आते हैं ड्रेसिंग्स के। तो ये क्या करता है? टू रिड्यूस द माइक्रोबियल कांटेक्ट एंड प्रोटेक्ट द इन्फेक्शंस, यानी कि ये क्या करता है? माइक्रोबियल कांटेक्ट को रिड्यूस करता है कि कोई भी माइक्रोब्स आके उस पर अटैच ना हो, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड हीलिंग द टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हील करता है टिश्यू को, मतलब जब तक हमारा जो वाउंड है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाता। सेकेंड हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो इनका क्लासिफिकेशन है फर्दर। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है? 4 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। जैसे सबसे फर्स्ट आता है फाइबर्स। फाइबर्स में हमारे पास 2 कैटेगरी आते हैं। नॉन मेडिकेटेड फाइबर, जिसमें हम एब्जॉर्बेंट कॉटन, वूल और सिल्क की बात करने वाले हैं। उसके बाद मेडिकेटेड फाइबर्स में आता है कैप्सिकम वूल, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। सेकेंड हमारे पास आता है कैटेगरी में फैब्रिक। उसके बाद थर्ड हमारा आता है बैंडेज, और फोर्थ हमारा आता है रबर। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं जो हम किसी भी वाउंड को कवर करने के लिए यूज करते हैं। फाइबर्स का भी बना होता है, फैब्रिक भी होता है, बैंडेज भी होता है, रबर भी होता है। सबसे पहला हमारे पास आता है सर्जिकल ड्रेसिंग में सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, हर वाउंड के हर कंडीशंस में यूज किया जाता है जब भी कोई सर्जिकल ड्रेसिंग होती है, वो है हमारा कॉटन। सिनोनिम्स की बात की जाए तो कॉटन वूल, सर्जिकल कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है प्यूरिफाइड कॉटन। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो कॉटन कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मल ट्राइकॉम्स। एपिडर्मल मतलब जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, और हेयर ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। प्लांट का नाम क्या है? गॉसिपियम हर्बेसियम और अदर गॉसिपियम स्पेसीज। यानी कि ये क्या है? गॉसिपियम हर्बेसियम का जो प्लांट होता है उसकी सीड्स को कल्टीवेटेड करके बनाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके जो हेयर होते हैं उनको कल्टीवेट करके बनाया जाता है।
फैमिली की बात की जाए तो मेल्वेसिस की फैमिली है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो जो कॉटन होता है वो मेनली कॉमर्शियली जो प्रोड्यूस होता है वो यूएसए और इंडिया में होता है। अगर कल्टीवेटेड की बात की जाए तो ये अफ्रीका में भी कल्टीवेटेड होता है, साउथ अमेरिका में भी कल्टीवेटेड होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन को कल्टीवेट कैसे किया जाता है और फिर उसके बाद उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है द प्लांट आफ्टर फ्लावरिंग बियर्स फ्रूट्स नॉन एज कैप्सूल्स। यानी कि जब प्लांट में फ्लावर आ जाते हैं तो उनके जो फ्रूट्स रहते हैं, मतलब फ्लावर के बीच में जो फ्रूट्स रहते हैं उनको हम कैप्सूल्स बोलते हैं। ठीक है, द फ्रूट आर 3 to 5 सीड्स एंड ईच कैप्सूल कंटेन न्यूमरस सीड्स। यानी कि जो फ्रूट होते हैं जिनको हमने कैप्सूल भी बोला है 3 to 5 सीड्स में होते हैं और इन सब कैप्सूल्स में क्या रहता है, सीड्स रहते हैं। ठीक है, न्यूमरस सीड्स रहते हैं। द सीड्स कवर विद द हेयर आर नोन एज बॉल। यानी कि वो जो पर्टिकुलर सीड्स होते हैं वो भी किससे कवर रहते हैं, हेयर से कवर रहते हैं, जिनको हम बॉल्स बोलते हैं। द बोल्स आर कलेक्टेड ड्राइड। यानी कि बोल्स, उन सारी बोल्स को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और उसके बाद टेकिंग टू द गिनिंग प्रेस। गिनिंग प्रेस का मतलब होता है, क्योंकि जो कॉटन होता है वो बहुत लंबा, मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, काफी मतलब ये मान के चलिए कि भाई क्योंकि कॉटन जो है वो फूला फूला रहता है तो उसको क्या कर देंगे, बिठा देंगे, प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोला गया है गिनिंग प्रेस। वेयर इन द ट्राइक्रोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद क्या है, जो ट्राइक्रोम्स हैं उनको क्या कर लेंगे, सीड से सेपरेट कर लेगा। एंड कंटेन लॉन्ग एंड शॉर्ट हेयर। और उसके बाद लॉन्ग हेयर्स को अलग कर लेंगे और शॉर्ट हेयर्स को अलग कर लेंगे। शॉर्ट हेयर, शॉर्ट लेंथ हेयर ऑल आर नोन एज लिंटर्स। जो हमारे शॉर्ट लेंथ वाले हेयर है, क्योंकि फाइबर जो होते हैं वो हेयर ही होते हैं, बहुत बारीक बारीक हेयर होते हैं। तो जो शॉर्ट लेंथ हेयर है उनको हमने लिंटर बोला है, जिसका यूज एब्जॉर्बेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो एब्जॉर्ब कर लेते कॉटन, उसके लिए किया जाता है। और जो लॉन्ग हेयर होते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट के, तो जो लॉन्ग हेयर होते हैं उसको हम लोग क्लॉथ प्रिपरेशन में यूज करते हैं, यानी कि कपड़ों को बनाने में यूज करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया एब्जॉर्बेंट कॉटन हम किस में, सर्जिकल ड्रेसिंग में भी हम यूज करते हैं। तो जो सर्जिकल ड्रेसिंग है दैट इज एब्जॉर्बेंट कॉटन। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपके शॉर्ट लेंथ हेयर से होता है। ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलर बॉल्स थी उनको हमने कलेक्ट कर लिया, ड्राई कर लिया, उसके बाद प्रेस कर दिया जिससे वो आराम से बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, फूला फूला ना रहे। और उसके बाद जो उसके ट्राइक्रोम्स थे उनको सेपरेट कर लिया, जो लॉन्ग थे उनको एक साइड कर लिया, जो शॉर्ट थे उनको एक साइड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास रहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। रॉ कॉटन कंटेन अबाउट 90% सेल्यूलोज, 7 to 8% मॉइस्चर, वैक्स, फैट और बाकी का इसमें क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म। प्यूरिफाइड कॉटन इज इंटायरली सेल्यूलोज विद 6 to 7% ऑफ मॉइस्चर। केमिकल टेस्ट की बात की जाए कि आप इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो जो कॉटन होता है इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन में, HCl में, और सॉल्युबल इन 66% H2SO4 में रहता है। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ये हो सकता है कि विद आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन इट बिकम वॉयलेट कलर। ये क्या कर देगा, वॉयलेट कलर प्रोड्यूस कर देगा। ये वो केमिकल टेस्ट है जिनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉटन जो है वो सही है या नहीं। उसके बाद 0.1 ग्राम सैंपल ऐड करेंगे 10 ml जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में और उसके बाद उसको हीट करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पे। फाइबर्स डू नॉट डिसॉल्व। तो इसमें अगर फाइबर्स डिसॉल्व नहीं होते तो इसका मतलब वो सही है। यूजेस और एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसको एज ए फिल्टरिंग मीडियम यूज किया जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स में। ठीक है, एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्ब ब्लड या म्यूकस या पस। ठीक है, इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो वाउंड होता है उसको इन्फेक्शंस और माइक्रोब्स को से प्रिवेंट करता है। इंसुलेटिंग मटेरियल में भी हम इसको यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब होता है जैसे वूल वगैरह के जो कपड़े होते हैं उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि वूल, इसमें क्या रहता है, गर्माहट रहती है। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई इसमें आप वूल टाइप के कपड़े आप बना सकते हैं। तो जब हम वूल टाइप के कपड़े बनाते हैं तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिल्क। ठीक है, सिल्क आपने सुना भी होगा, सिल्क की साड़ी वगैरह आता है, कपड़ा आता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो फैब्रिक और सर्सेनेट,
टेक्सटाइल इसका क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो दीज आर द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ बॉम्बिक्सी मोरी। कोकोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कोकोन्स क्या होते हैं। तो जैसे सिल्क का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो मेनली क्या होते हैं, अडल्ट मॉथ होते हैं, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट मॉथ। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो ये पर्टिकुलर होता है, ये क्या करता है, अपने एग्स को, जब इसके एग्स होते हैं तो एग्स के जो लार्वा होता है उसको ये कलेक्ट करता है। एग से जो भी लार्वा निकला है उसको ये कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद अपने आप को क्या कर लेता है, चारों तरफ से एक बहुत बारीक वाले फाइबर से अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये है, तो इसमें ये क्या है, अडल्ट मॉथ के एग्स का लार्वा है, और ये जो पर्टिकुलर लार्वा आपस में बाइंड होके ये अपने आप को कवर कर लेता है बहुत बारीक फाइबर से, जिसको हम कोकोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोकोन्स फिर क्या हो जाते हैं, बड़े कोकोन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर अडल्ट मॉथ, क्योंकि कोकोन्स हमने किसको बोला है, आउटर फाइबर्स को बोला है। ठीक है, और इसमें जो पर्टिकुलर लार्वा जो था, जो लार्वा कलेक्टिंग में था, ठीक है, आपस में कलेक्ट होके बना, और उसके बाद कोकोन आया, तो इस कोकोन से ही क्या बनता है, सिल्क बनता है। ठीक है, तो कोकोन्स ऑफ बॉम्बेक्सी मोरी और अदर स्पेसीज ऑफ बॉम्बेक्स, यानी कि ये किसका, बॉम्बेक्सी मोरी और बॉम्बेक्स की अदर स्पेसीज से बनता है। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम एंथ्रेसी स्पेसीज, यानी कि इसमें ये भी स्पेसीज प्रोवाइड होती है। फैमिली की बात की जाए तो बॉम्बिसिएड इसकी फैमिली है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो मेनली कहाँ पे होता है, जापान में, इटली में, चाइना में, फ्रांस में। नाउ ए डे लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्क इज ऑल्सो प्रिपेयर इन इंडिया, और अब क्या होने लगे, इंडिया में भी सिल्क प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो जो सिल्क होता है उसमें प्रोटीन होता है, जिसको हम क्या, फिब्रोइन बोलते हैं। फिब्रोइन ऑन हाइड्रोलाइसिस इल्ड एमिनो एसिड और ग्लाइसिन एंड एलानिन, यानी कि फिब्रोइन को अगर आप क्या करते हो, हाइड्रोलाइज करते हो, तो इसमें एमिनो एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन आपको मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिल्क प्रिपरेशन। द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस सिल्क फिब्रोइन फाइबर्स फ्रॉम द ग्लैंड इन देयर माउथ, यानी कि जो सिल्क वॉर्म होता है उसके जो पर्टिकुलर माउथ में जो ग्लैंड रहती है उससे लार्वा का सिक्रीशन होता है, और यही जो लार्वा होता है ये सिल्क फिब्रोइन फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है। दिस फिब्रोइन gets united with a gum-like secretion known as sericin and form cocoon, यानी कि ये जो फिब्रोइन होता है ये क्या करता है, ये गम लाइक सिक्रीशन करता है, जिसको हम सेरिसिन या फिर कोकोन बोलते हैं। These cocoon are not allowed to grow further into insect, यानी कि इसके पास इसको जो कोकोन होता है वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है, ठीक है, इंसेक्ट में, बट आर हीटेड टू 60-80 डिग्री सेल्सियस बाई एक्सपोजिंग देम टू स्टीम, और इसको क्या किया जाता है, 60-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है विद द एक्सपोजर टू स्टीम, ठीक है, भाप के उसमें। उसके बाद द एक्सपोज कोकोन आर पुट इनटू हॉट वाटर, उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो पर्टिकुलर एक्सपोज कोकोन है इसको हॉट वाटर में पुट किया जाता है टू डिजोल्व द गम एंड टू सेपरेट द फाइबर्स। उसके बाद जो गम होता है वो डिजोल्व हो जाता है, और जो फाइबर्स होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। उसके बाद यूजेस एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसको मेनली किस में यूज किया जाता है, अगर सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात की जाए तो सुचर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आपका मेनली क्या होता है, जो लिटरेचर होता है उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीड्स जो होती हैं उसमें यूज कर सकते हैं अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए। बाकी इसको क्लोथिंग में भी यूज किया जाता है, जैसे शर्ट, सूट, टाई, ब्लाउज, पजामा बनाने के लिए। स्टोरेज कंडीशंस की बात की जाए तो इसको कूल प्लेस में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर ये लाइट के एक्सपोजर में आता है तो कहीं ना कहीं जो उसका डार्किंग है और जो उसकी ब्लीचिंग है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वूल। वूल कहाँ से होता है, एनिमल्स के हेयर से लिया जाता है, जो भेड़ होती हैं, ठीक है, वहां से लिया जाता है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो फ्लीस, कॉट और वुलन हेयर इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो जो वूल फाइबर्स होते हैं कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फ्लीस ऑफ शिप, ठीक है। शिप में कौन सा होता है, ओवीज एराइज, फैमिली कौन सी होती है, बॉविडी।
जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो ये लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होते हैं ऑस्ट्रेलिया, रूसिया, यूएसए एंड ऑल्सो इन इंडिया। प्रिपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि जो भेड़ होते हैं तो उनके हेयर जो रहते हैं ऊपर से उनको ट्रिम कर लिया जाता है। तो इसमें भी यही रहता है, द हेयर फॉर्मिंग द फ्लीस ऑफ द शिप आर रिमूव एट शेयरिंग टाइम। यानी कि जो हमारे पास शिप है उसका जो हेयर है उनको हम ट्रिमर से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो हेयर हमने रिमूव किए उनको फिर क्या करेंगे, जो उसमें डर्ट है उसको रिमूव कर देंगे, वूल फैट को उसमें से रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद ब्लीचिंग करेंगे, वॉश करेंगे अगेन और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सबसे ज्यादा इसमें जो रहता है सल्फर, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं जिसको हम कैरेटीन बोलते हैं। कैरेटीन में एमिनो एसिड सिस्टीन होता है। केमिकल टेस्ट की बात की जाए तो 0.5 ग्राम हम सैंपल लेंगे क्लोरोफॉर्म में और उसके बाद 1 ml एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे। 2 to 3 ड्रॉप हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। अगर इसमें क्या है, डीप ग्रीन कलर आता है तो इंडिकेट करता है कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। यूजेज और एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो यूज किया जाता है वाटर एब्जॉर्बल ऑइंटमेंट बेस में, ठीक है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल क्रीम और कॉस्मेटिक बनाने में यूज किया जाता है एज ए इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कि स्वेटर, विंटर कोट, कैप, इनको प्रिपेयर करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। नेम से डिफाइन हो रहा है, रीजनरेटेड मतलब जिसको दोबारा से क्या किया जाए, जनरेट किया जाए। Regenerated fibers are made from the cellulosic part of the plant by dissolving in chemicals। ठीक है, इसको कहाँ से बनाया जाता है, सेल्यूलोजिक पार्ट जो होता है प्लांट का, लेकिन इसके साथ केमिकल्स को डिसॉल्व किया जाता है। दे आर पार्शियली नेचुरल, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक्स हो सकते हैं। पार्शियली क्यों बोले, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स भी ऐड हैं। एज ए केमिकल इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट दीज फाइबर्स। केमिकल्स की नीड क्यों पड़ती है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम बना सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स, प्लांट बेस्ड फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स या फिर मिनरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स हो सकते हैं, जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और मैन मेड जो फाइबर्स होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटेड फाइबर्स बोलते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक क्यों बोला है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई केमिकल्स भी ऐड है। तो जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो तीन के ऊपर बेस्ड रहते हैं, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, टेक्सटाइल फाइबर्स। और जो मैन मेड होते हैं वो हमारा रीजनरेटेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में आता है। रीजनरेटेड फाइबर्स में हमारे पास आता है रेयोन, जिसका सिनोनिम से रीजनरेटेड सेल्यूलोज या विस्कोज रेयोन। सोर्स, प्रिपरेशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर से जिसको रीजनरेटेड किया जाता है सेल्यूलोज से, ठीक है। इन विच सब्स्टिट्यूएंट्स हैव रिप्लेस्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड किए जाएंगे वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। नाउ इट इज प्रोड्यूस बाय द विस्कोस प्रोसेस। और इसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, विस्कोस प्रोसेस। क्या होता है विस्कोस प्रोसेस, द सेल्यूलोज ऑफ coniferous wood in the form of pulp is proceed to give viscose rayon। यानी कि जो ये जो सेल्यूलोज होता है किसका, कॉनिफेरस वुड का, इसका जो तना होता है उसको काट के, ये जो मतलब तना होता है उसको काट के जो मिलता है वो उसको बोल जाता है विस्कोज रेयोन। द पल्प, पल्प मतलब क्या होता है, तना। द पल्प कंटेन अबाउट 80 to 90% सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। यानी कि जो पल्प होता है इसमें 80 to 90% सेल्यूलोज रहता है और हेमीसेल्यूलोज रहता है। उसके बाद ये फर्दर ट्रीटेड होता है किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, प्रोड्यूस विस्कस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सेल्यूलोज जैंथिन। और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है, विस्कस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है सोडियम सेल्यूलोज जैंथिन का। After ripping, this solution is forced through the fine nozzle into the bath of sodium sulfate and sulfuric acid to give continuous filaments। यानी कि रिप करने के बाद, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसको बहुत छोटे छोटे फाइन नोजल्स के साथ क्या किया जाता है, सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को में डाल दिया जाता है जो उसके फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, टू गिव कंटिन्यूस फिलामेंट्स।
तो इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, रिप करने के बाद इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है फाइन नोजल्स के साथ, और सॉल्यूशन किसका रहता है, सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर फिलामेंट्स है इनको क्या कर दिया जाता है, ड्रॉ टुगेदर टू फॉर्म द यॉर्न। यॉर्न का मतलब होता है बांध देना, एक होता है ना जैसे ऊन का गोला होता है, ऊन को हम बांधते रहते हैं, तो इस टाइप के गोले में इन फिलामेंट्स को बांध दिया जाता है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर यॉर्न होते हैं इसको डिसल्फ्यूराइज्ड ब्लीच वॉश ट्विस्ट एंड ड्राई, यानी कि ये जो यॉर्न होते हैं उसको क्या कर देते हैं, ब्लीच कर दिया जाता है, जो भी कलर आपको देना है, वॉश कर दिया जाता है, उसके बाद ट्विस्ट करके उसको क्या कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद रेयन कंटेन अबाउट 10% मॉइस्चर, यानी कि ये जो रेयन होता है इसमें 10% क्या होता है, नमी होती है, बट एंड डज नॉट लूज द एब्जॉर्बेंसी ऑन स्टोरेज लाइक कॉटन। लेकिन जैसे कॉटन होते हैं ना, तो कॉटन की तरह क्या है कि ये जो मतलब इसका जो पर्टिकुलर स्टोरेज है, ठीक है, तो उसमें जो एब्जॉर्बेंसी की कैपेसिटी होती है वो कम नहीं होती जैसे कि कॉटन में हो जाती है। यूज और एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये क्या है, फैब्रिक प्रिपरेशन बनाने में किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में किया जाता है, विस्कोस रेयन एब्जॉर्बेंट वूल बनाने में इसका यूज किया जाता है। रीजनरेटेड फाइबर्स में नेक्स्ट हमारा आता है सूचर्स। सूचर्स क्या है, स्टेराइल थ्रेड है, यानी कि बहुत बारीक धागा होता है जिसका यूज किया जाता है सर्जरी के टाइम पे टिश्यूज को आपस में बांधने के लिए। अब इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक तो ये क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, उसके बाद ऐसा होना चाहिए जो इरिटेशन कोज ना करे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये वो एक टाइम पे एक बार यूज होगा। थर्ड इसमें यह है कि अगर जो सूचर्स हैं वो एब्जॉर्बेबल हैं। अब हमारे पास सूचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सूचर्स होते हैं जो अपने आप ही बॉडी में उस पर्टिकुलर प्लेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर ऐसे सूचर्स हैं तो आपको उनका एब्जॉर्प्शन टाइम पता होना जरूरी है। प्रिपरेशंस की बात करते हैं। सूचर्स जो प्रिपेयर होते हैं वो एनिमल्स बर्ड्स के इंटेस्टाइनल टिश्यू और टेंडन से प्रिपेयर होते हैं, वेजिटेबल फाइबर से होते हैं, कैमल हेयर से होता है, ह्यूमन हेयर से होता है, सिंथेटिक थ्रेड होता है और मेटेलिक वायर्स होते हैं। उसके बाद इनका जो पर्टिकुलर डिपेंडिंग रहते हैं ये एब्जॉर्प्शन कैरेक्टर पे रहते हैं। जैसे कि तीन टाइप से ये डिवाइड होते हैं। एब्जॉर्बेबल जो मैंने आपको अभी बताया कि कुछ ऐसे सूचर्स होते हैं जो खुद से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल यानी कि ऐसे सूचर्स जो खुद से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, हमें क्या कहें 8 दिन 9 दिन बाद जो डॉक्टर उनको निकालता है। उसके बाद हेमियोस्टैटिक, तो तीन टाइप की कैटेगरी हमारे पास इसमें रहती है। रिजनरेटेड फाइबर्स में नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्जिकल कैटगट। कैटगट क्या है, कैटगट भी जो है वो एक टाइप का सर्जिकल सूचर्स है, ठीक है, जो नेचुरली क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, मतलब अपनी बॉडी में खुद से डिग्रेड हो जाएगा। एक एंजाइम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसकी वजह से ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का सूचर्स है जो कहाँ से प्रिपेयर होते हैं, नेचुरल फाइबर से प्रिपेयर होता है। प्रेजेंट इन द कैटल इंटेस्टाइन, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कैटल इंटेस्टाइन में रहता है। फर्स्ट टाइम इट इज प्रिपेयर बाय द शीप इंटेस्टाइन फाइबर, और फर्स्ट टाइम इसको कहाँ से प्रिपेयर किया गया था, शीप इंटेस्टाइन फाइबर से प्रिपेयर किया गया था। अब आज के टाइम में इट इज ऑल्सो प्रिपेयर बाय द मैनी कैटल इंटेस्टाइन लाइक गोट हॉर्स एंड डोंकी, इनसे भी इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। कैटगट सूचर्स फाइनली ट्रीटेड विद द क्रोमियम सॉल्ट सॉल्यूशन, किसके साथ ट्रीट किया जाता है, क्रोमियम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है टू रेजिस्ट बॉडी एंजाइम एंड स्लो डाउन दियर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। यानी कि ये क्या करता है, ये खुद से एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो इसका क्या रहता है, स्लो डाउन रहता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर इसको एब्जॉर्प्शन होने में एटलीस्ट 90 डेज का टाइम लगता ही लगता है। दिस सूचर्स आर वाइडली यूज्ड इन सर्जिकल प्रोसीजर एंड इट इज नॉन एज क्रोमिक कैटगट सूचर्स भी इसको बोला जाता है। यानी कि इसको क्या बोला जाता है, क्रोमिक। क्रोमिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, क्रोमियम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रोमिक कैटगट सूचर्स भी बोला जाता है। नाउ डे कैटगट आर ऑल्सो प्रिपेयर बाय सिंथेटिक, यानी कि आज के टाइम में इसको सिंथेटिक तरीके से भी प्रिपेयर किया जाता है एब्जॉर्बेबल पॉलीमर्स के साथ, जैसे कि पॉलीडाइक्सोनोन, ठीक है। तो इस टाइप से आज के टाइम में इसको सिंथेटिक तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या है, इजी डिग्रेड हो जाए ऐसा होना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से,
ठीक है, मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे सूचर्स होते हैं जो खुद से डिग्रेड हो जाते हैं। सेकंड, इसमें एब्जॉर्बल होना चाहिए, बॉडी में इजी। उसके बाद ये कोई भी इरिटेशन कोज ना करे, ना ही कोई एलर्जिक रिएक्शंस कोज करे, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद कोई भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के साथ ये ना करे। इस टाइप का हमारा क्या होना चाहिए, कैटगेट सूचर्स होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है यूजेस और एप्लीकेशंस। तो जो कैटगेट होते हैं, सूचर्स होते हैं, उनका यूज सर्जिकल प्रोसेस यानी कि हाईली एक्सीडेंटल सर्जिकल प्रोसेस में किया जाता है। जैसे एक्सीडेंटल हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सेसिव ब्लीडिंग को ब्लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जबकि सूचर्स जो होते थे वो माइनर जो एक्सीडेंट होते थे, जिसमें मतलब जिसमें इंजरी थोड़ा कम होती थी, उसके लिए हम सूचर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई हाईली है तो उसके लिए हम कैटगेट यूज करेंगे। जैसे हाईली का मतलब जैसे कोई टिश्यू रिप्लेसमेंट हुआ है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, या फिर कैंसर सर्जरी, तो इन कंडीशंस में हम कैटगेट यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लिगरेचर। तो लिगरेचर क्या है, ये भी क्या है, स्टेरलाइज थ्रेड है, यानी कि ये भी क्या है, पर्टिकुलर किसके लिए बना है, किसी पर्टिकुलर चीज को बांधने के लिए बना है। बट इसमें क्या नहीं होता, निडल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, जो जैसे ब्लड वेसल्स है या कोई टिश्यू है, उसको टाई मतलब बांधना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिगेचर यूज करते हैं। ये क्या होता है, मेनली स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीजनरेटेड फाइबर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन प्लांट फाइबर्स यूज्ड इन सर्जिकल मेथड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन बायोलॉजिकल सोर्स कल्टीवेशन यूज ऑफ कॉटन एंड वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिगरेचर एंड सूचर्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज सर्जिकल कैटगेट। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आपको पता चल सकता है कि आपको कितना समझ आया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें हमें बात करना है ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.